देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चैप्टर हमने जब स्टार्ट किया तो मैंने बताया था कि हमारे पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कब करते हैं हम, या तो हम ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले करते हैं, या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद करते हैं, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की भी बात करते हैं। यानी कि लोकेशन ऑफ एरर्स, कि एरर्स कब लोकेट करते हैं। हो सकता है भाई ट्रायल बैलेंस नहीं बना उससे पहले ही हम करें, या ट्रायल बैलेंस बना लिया उसके बाद हमें पता चल रहा है ट्रायल बैलेंस हमारा अग्री नहीं हो रहा था तो हमने सस्पेंस में डाल दिया, और अब हमें पता चल रहा है बिफोर फाइनल अकाउंट्स, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स हमें पता चल रहा है कि ये एरर्स हैं और हम उसे ठीक कर रहे हैं। एक होता है कि फाइनल अकाउंट्स वगैरह सब बन गए, अब बाद में पता चल रहा है कि ये एरर्स हैं। तो हमारे सिलेबस में एजम्पशन क्या है कि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, हमारी एजम्पशन क्या है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, इससे पहले, एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो हमने जो भी डिफरेंस था वो ट्रायल बैलेंस के सस्पेंस में डाल दिया था। ये भी हमें पता है कि ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी एरर्स हो वो सारी ही हमें ट्रायल बैलेंस से पता लगे। कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जिसमें एरर्स होती हैं फिर भी ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाता है। मान लो मैंने सेल्स शौर्य को की और शौर्य की जगह मैंने नाम लिख दिया आरुष का, तो अब मेरी ट्रायल बैलेंस पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है ना। अगर मैंने जर्नल एंट्री में ही रिकॉर्डिंग ही गलत कर दी, मैंने सेल्स शौर्य को की लेकिन 1000 की जगह 10,000 लिख दिया, अब मैंने बेसिक एंट्री में फर्स्ट एंट्री में गलती कर दी तो आगे भी सब वही जाएगा, उसका भी ट्रायल बैलेंस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इसमें क्वेश्चंस किस वैरायटी के आते हैं, एक तो ऐसा कि विच एरर विल अफेक्ट ट्रायल बैलेंस और नॉट। सेकेंड आता है विच टाइप ऑफ एरर, मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल है, कॉम्पेंसेटिंग एरर है, एरर ऑफ कमीशन है, या एरर ऑफ ओमिशन है। तो इन चार में से कौन सी एरर है ये हमें लोकेट करना होता है। ठीक है, अब एरर्स को ठीक करने के लिए अगर हमें कुछ भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो वी ऑलवेज करेक्ट आवर एरर्स बाय ओपनिंग जर्नल एंट्रीज, बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज पास करके ही हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करते हैं। ठीक है, अगर हमें लिखा है कि विदाउट पासिंग जर्नल एंट्री तो हम स्टेटमेंट फॉर्म वाला मेथड ले लेते हैं, अदरवाइज हम स्टेटमेंट फॉर्म वाला नहीं लेते, हम यही करते हैं। क्या कर रहे हो आप, कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हो, क्या कर रहे थे? तो मैं जो पढ़ा रही हूँ इतना दिमाग है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ और तुम जो क्वेश्चन कर रहे हो दो अलग चीज़ें हैं। ये दे देना क्वेश्चन सामने। ऐसे कैसे हो सकते हैं कि जो यहाँ पढ़ा रही हूँ वो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और तुम डिफरेंट क्वेश्चन करने बैठ जाओ और तुम वो भी कर लोगे और ये भी सुन लोगे, मतलब एक ही तो दिमाग है, उसमें दो चीज़ कैसे एट अ टाइम हो पाएंगी। यही रीज़न है कि चैप्टर वीक रह जाता है। ये जो प्रॉब्लम है ना कि हम तो बड़े एक्सपर्ट हैं, हम लोग मल्टीटास्क कर लेते हैं। मल्टीटास्क करना बहुत बढ़िया बात होती है, लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि मल्टीटास्क हम क्या कर रहे हैं, कितनी ज़रूरी है वो मल्टीटास्किंग। समटाइम्स आपकी मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर देती है। जैसे कि हमें ये लगता है कि मैम जो पढ़ा रही हैं सामने, हम वो सुन रहे हैं कानों से और हम काम कर रहे हैं कुछ और। तो आप या तो सुन नहीं रहे हो, और अगर आप सुन रहे हो तो जो काम कर रहे हो वो गलत करोगे, और आपको लगता है कि नहीं हमारा तो सब सही होता है, तो ये आपकी गलतफहमी है। इसका मतलब आपने वो काम सही किया है, आपने सुना नहीं है। फिर आपको लगता है ये मैम ने कब पढ़ाया, ये तुम्हें पता ही नहीं चला, मैम ने पढ़ाया ही नहीं, मैम ने ऐसे ही बोल दी थी, मैंने पढ़ा दिया। या तो फिर ये वाली प्रॉब्लम आती है जो घर में हम मूवी देखते देखते सोचते हैं ना रिटर्न वर्क कर लें, तो मूवी देखते देखते रिटर्न वर्क करने की जो आदत होती है तो उसका भी बता देती हूँ। उसमें भी यही है कि हमने वो मूवी चला ली, हम जो लिख रहे हैं ना हम सिर्फ रिटर्न वर्क कर रहे हैं, वो हम वेस्ट ऑफ टाइम है। आप जो भी काम कर रहे हो वो आपको अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि
आप तो मूवी देख रहे हो, आप जो लिख रहे हो आपको पता ही नहीं आप क्या लिख रहे हो। इससे अच्छा वो जो काम आपने 3 घंटे मूवी चला के किया, उस काम को 1 घंटे में ख़त्म किया जा सकता है। फिर बाकी मूवी देख लो 1.5 घंटे के, एक बार देख लो 1.5 घंटे के अगले बार देख लो, टाइम सेव करो। मूवी भी बिल्कुल मज़े से देखो फ्री होके, और काम भी अच्छे से करो कि काम किया तो मैं वो लर्न भी हो गया। कंसंट्रेशन, तो मल्टीटास्किंग पढ़ाई में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। समटाइम्स कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई करते समय, ड्राइव करते समय मल्टीटास्किंग नहीं करनी होती है। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं कि ये कॉन्सेप्चुअल बात हो गई थी सारी की सारी। अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बाद जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, तो ये कुछ जर्नल एंट्रीज के एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। तो कोई भी जर्नल एंट्री करने के लिए जो कुछ बेसिक रूल्स हैं वो क्या हैं? आपको एक तो अपनी मॉडर्न अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो हमारे मॉडर्न अकाउंटिंग रूल्स हैं वो पता होने चाहिए। क्या है वो रूल्स? वो रूल्स हैं कि असेट्स एंड एक्सपेंस, ये अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। ऐसे ही कैपिटल, इनकम एंड लायबिलिटीज, इसमें क्या होगा? इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, और डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ठीक है ना? ये हमें क्लियरली पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पर ही हमें काम करना है। दूसरी चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है, आपको हमेशा करेक्ट एंट्री दिमाग में रखनी है। हमेशा ये देखो कि करेक्ट एंट्री क्या होगी, करेक्ट एंट्री क्या होगी, और उसमें हमने गड़बड़ क्या की है। फिर रॉन्ग एंट्री पास करना समटाइम्स इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। हम हर केस में रॉन्ग एंट्री नहीं पास कर सकते। तो ये जो मेथोडोलॉजी होती है ना, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, ये हर तरह के क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है। तो इसलिए इट्स बेटर कि करेक्ट एंट्री एक ही होगी। रॉन्ग एंट्री तो बहुत सारी हो सकती हैं, कुछ भी रॉन्ग सोच सकते हैं, बट करेक्ट एंट्री एक ही होगी। तो हमें करना क्या होता है, हमारा रूल क्या चलता है कि जो सही है उसको सही डेबिट या क्रेडिट करना है। मतलब अगर वो एक्चुअली में डेबिट होना चाहिए तो डेबिट कर दो विद द राइट अमाउंट, क्रेडिट होना चाहिए तो क्रेडिट कर दो, और जो गलत है उसको रिवर्स कर दो। उसमें फिर लॉजिक मत लगाओ कि सेल्स तो हमेशा क्रेडिट होती है, ड्राइंग्स तो हमेशा डेबिट होती हैं, वो वाले लॉजिक मत लगाओ। भाई होती हैं, लेकिन यहाँ तो हमने गलत कर दिया ना, तो हम उसको रिवर्स कर देंगे। तो हमें क्या करना है, हमें जो रॉन्ग है उसको रिवर्स करना है, और जो करेक्ट है उसे करेक्ट करना है। ठीक है, समझे? अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स में, परचेज बुक ओवरकास्ट बाय 1000। अब परचेज का बैलेंस क्या होता है? हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ बताती हूँ। एक वर्ड होगा तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग, एक वर्ड होगा पोस्टिंग। तो हमेशा ध्यान रखना, जब रिकॉर्डिंग है तो प्राइमरी बुक्स में गलती हुई है। प्राइमरी बुक्स का मतलब है कि फर्स्ट हैंड एंट्री ही आपने गलत कर दी है, और उसका ट्रायल बैलेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला, और आपको पूरी दोनों डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में चेंजेस करने हैं। लेकिन अगर पोस्टिंग गलत हुई है तो हमारा कोई वन अकाउंट ही रिफ्लेक्ट होगा। मतलब ये सेकेंडरी बुक्स, लेजर पोस्टिंग, लेजर्स में जब हम डालते हैं तो पोस्टिंग होती है। जर्नल, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक में जब हम करते हैं तो वो रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, अब परचेज बुक ओवरकास्ट, परचेज का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। ओवरकास्ट मतलब ज़्यादा हो गया, तो हमें इसे क्या करना है? कम करना है, कम करना है ना। तो परचेज को क्या करेंगे? क्रेडिट। और फिर डेबिट में हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो सबका साथी कौन? सस्पेंस। तो हमने एंट्री की और ऊपर लिखना है रेक्टिफाइंग एंट्रीज। जब जर्नल लिखते हो ना, रेक्टिफाइंग एंट्रीज, सस्पेंस, अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। नरेशन क्या लिखनी है?
नरेशन लिखोगे, समझ लो पहले फिर लिख लेना। अभी समझाया था मल्टीटास्किंग। कम से कम एक दिन एक क्लास का तो इम्पैक्ट रहने दिया करो बात बोली हुई का। तो हम क्या कह रहे हैं कि परचेज नरेशन जब लिखते हैं तो नरेशन में लिखते हैं बीइंग परचेज बुक ओवरकास्ट बाय ₹1000 कॉमा नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि आप जैसे जर्नल की नरेशन लिखते थे वैसे ही लिखोगे, बस कॉमा डाल के नाउ रेक्टिफाइड लिख दोगे। ठीक है, समझे? फिर सेल्स बुक अंडरकास्ट हुई तो क्या करेंगे? सस्पेंस टू सेल्स। क्यों? क्योंकि सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे सेल्स टू राम 4000, राम को सेल्स की थी तो एंट्री क्या होनी चाहिए? राम डेबिट टू सेल्स। हमने गलती से परचेज बुक में एंट्री कर दी, मतलब हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम रॉन्ग एंट्री आराम से सोच सकते हैं कि परचेजेस टू राम कर दी, तो हम क्या करेंगे? हमें राम टू सेल्स करनी है। राम टू सेल्स टू परचेज। राम टू सेल्स टू परचेज। सेल्स हमारे पास है 4000, परचेज भी 4000, और राम को दोनों, एक तो 4000 जो रिवर्स हो रहा है और एक जो एक्चुअली में होना चाहिए, तो 8000। अब अगर इसी में ये लिखा होता कि हाउएवर राम्स अकाउंट इज करेक्टली डेबिटेड, अगर ये लिखा होता राम्स अकाउंट इज करेक्टली डेबिटेड, तो हम सस्पेंस अकाउंट डाल देते डेबिट में, फिर हम डालते सस्पेंस डेबिट टू सेल्स टू परचेज, क्योंकि राम को तो सही अमाउंट से डेबिट कर दिया। ठीक है ना, समझ में आई बात? चलो डी ट्रांजैक्शन बताओ कि जरा। सेल्स रिटर्न फ्रॉम बी फॉर ₹3000 रॉन्गली एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक। तो सेल्स रिटर्न होनी चाहिए थी डेबिट टू बी, सेल्स रिटर्न डेबिटेड टू बी, और परचेज रिटर्न हमने क्रेडिट कर दी तो वो डेबिट करेंगे 3000, 6000। ठीक है, एक जो रॉन्ग अमाउंट था, एक जो करेक्ट अमाउंट था। गॉट इट? नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर ₹5000 रॉन्गली ट्रीटेड एज सेल्स, मतलब हमारी एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, हमने क्या किया? सेल्स ट्रीट कर लिया। अब अगर सेल्स ट्रीट किया तो हमने क्या किया? सेल्स किसी ना किसी कस्टमर के लिए तो ट्रीट किया होगा हमने, तो हम क्या करेंगे? ड्रॉइंग्स जो डेबिट सच में करनी चाहिए थी 5000, सेल्स भी डेबिट क्योंकि हमने गलती से क्रेडिट कर दी, टू परचेजेस जो कि होनी ही चाहिए, और टू जो भी कस्टमर होगा, हमने नाम नहीं दिया ना। ठीक है, हमें नहीं पता कि उन्होंने प्रोप्राइटर का नाम लिखा कि उन्होंने कस्टमर का नाम लिखा, हमें तो ये पता है कि गुड्स विड्रॉ हुई, प्रोप्राइटर ने की, रॉन्गली ट्रीटेड एज सेल्स, हमें कुछ नहीं पता, तो हमने कस्टमर लिख दिया। समझे? तो इस तरह से जो भी रॉन्ग है उसे रिवर्स कर देना है और जो करेक्ट है उसे करेक्ट कर देना है। समझ में आया रेक्टिफिकेशन का लॉजिक्स? क्लियर हुए? चलो नोट डाउन करो और फिर क्वेश्चंस करना। तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट। ठीक है, थैंक यू।